गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे। इसके अलावा एसी वर्मा में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64, जो तुम सॉल्व कर लेना, इजी है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्फ इंडक्शन, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ। याद करो मैंने सिखाया था, तो मोशनल ईएमएफ रॉड के ट्रांसलेटरी मोशन के कारण मैंने एक्सप्लेन किया था। रॉड के रोटेटरी मोशन के कारण मोशनल ईएमएफ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। आज मैं पहले उसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? पहले मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेटरी मोशन ऑफ रॉड। तो सपोज ये कोई रॉड है, पहले मैं थोड़ा सा ट्रांसलेटरी वाला दिखा देता हूं। यही सिखाया था कि ये ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, v वेलोसिटी है, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आता था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ईएमएफ कुछ ऐसा बनता था जिसका ईएमएफ लिखते थे VBL। अगर ये रॉड एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है इस हिंज के अबाउट, इस रॉड का लेंथ L है, और मैग्नेटिक फील्ड मैंने कैसे दिया है, B इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मैंने दिया है। V स्पीड होता था तो ईएमएफ VVL लिखते थे, लेकिन कब? V, B और L म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहां से देखो तो B और L तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। V रॉड का जो स्पीड होगा वो स्पीड का डायरेक्शन देखो यही होगा, स्पीड का डायरेक्शन ये बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, लेंथ और ये वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ईएमएफ VVL यहां भी होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हर सेक्शन का वेलोसिटी अलग अलग होगा, ये तुम्हें सिखाया गया होगा। इस रॉड के लिए रॉड के हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम, लेकिन लीनियर वेलोसिटी हर एक पॉइंट का डिफरेंट, और लीनियर वेलोसिटी रेडियल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ये तुम्हें पता होगा। V = ω/r। तो किसी रॉड रिजिड बॉडी होना चाहिए। रिजिड बॉडी का मतलब लेंथ वगैरह इसको मोड़ा ना जा सके, ये ना ये मुड़ सके और ना इसका इलोंगेशन हो सके। बॉडी रिजिड हो तो रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होता है, तो लीनियर स्पीड रेडियल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा लीनियर स्पीड इसका होता है और इसका लीनियर स्पीड 0 होता है। अगर मैं थोड़ा सा लीनियर स्पीड दिखाऊं तो कैसा बनेगा? अगर ये रॉड है और इसके अबाउट रोटेट कर रहा है तो ये लीनियर स्पीड होगा। देख लो, डिफरेंट पॉइंट का लीनियर स्पीड का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एरो। सबसे ज्यादा लीनियर स्पीड एंड वाले पोजीशन का, और लीनियर स्पीड घटता चला जाएगा।
तो v कैसे लिखते हैं, ओमेगा r। तो हर एक पॉइंट का लीनियर स्पीड अलग अलग है, तो हर एक पॉइंट, हर एक छोटे सेक्शन का ईएमएफ अलग अलग बनेगा। तो हम क्या करेंगे, एक छोटे से सेक्शन का ईएमएफ लिखेंगे और पहले उसको हम देखते हैं। तो कैसे देखेंगे, x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का मैंने एक सेक्शन कट किया, तो इसका लीनियर स्पीड कितना बनेगा, ओमेगा x। इस लेंथ का, अब देखो तो ये लेंथ dx, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसमें जो ईएमएफ बनेगा वो कितना बनेगा, v b l। स्मॉल लेंथ के लिए ईएमएफ स्मॉल, तो वो स्मॉल ईएमएफ कितना, DE इक्वल टू v dx। इसका ईएमएफ v का वैल्यू कितना, ओमेगा x b dx, ओमेगा b x dx, ये DE इस सेक्शन का। अब मैं पोलैरिटी देखना चाहता हूं बैटरी का, कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव। तो कैसे देखते थे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, वेलोसिटी ये, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, ये नेगेटिव, मतलब कुछ ऐसा बनेगा। यही मेरा DE है। अब जितना भी DE बनेगा, DX सेक्शन पूरे में लो, तो हर एक DX सेक्शन का ईएमएफ जो बने, लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल यही बनेगा, नेगेटिव टर्मिनल इधर। यहाँ के लिए कोई छोटा सेक्शन लो, पॉजिटिव टर्मिनल ये, नेगेटिव टर्मिनल ये। तो देखो तो जितना भी छोटा छोटा DX सेक्शन का ईएमएफ बनेगा, सबका पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव टर्मिनल उधर, तो सारे बैटरीज सीरीज में होंगे। जितना भी ईएमएफ है सब सीरीज में है, और सीरीज में होता है तो सभी को हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करना मतलब पूरे का ईएमएफ निकालना है, तो इसी को इंटीग्रेट कर दो। बात क्लियर हो गया, क्योंकि सब सीरीज में है तो सभी को जोड़ूंगा मतलब ऐसा तो इनफाइनाइट बनेगा ईएमएफ। तो क्या करूंगा, इनफाइनाइट एक एक थोड़ी ना निकालूंगा, क्या करूंगा, इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा अंडर प्रॉपर लिमिट। तो नेट ईएमएफ कितना बनेगा, जो नेट बनेगा उसका पॉजिटिव टर्मिनल ये बनेगा, नेगेटिव टर्मिनल ये बनेगा। ये बात क्लियर हो गई। ये कैसे आएगा, डी को इंटीग्रेशन से, ओमेगा बी कांस्टेंट, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्स का लिमिट कहां से कहां, यहां से मैंने यहां तक का एक्स लिखा था, तो एक्स का कम से कम वैल्यू यहां और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू यहां। एक्स का वैल्यू 0 से लेकर के एल तक, क्योंकि इसका लेंथ मैं एल बताया हूं। तो ईएमएफ कितना, ओमेगा बी एक्स स्क्वायर बाई 2, ओमेगा बी बाई 2, इसको करेंगे टेल स्क्वायर, इससे 0 आएगा। तो किसी एक एंड के अबाउट अगर रॉड ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो उसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2। और ईएमएफ का पोलरिटी देखने का तरीका मैं बता चुका हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा, नेगेटिव। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, पूरे के लिए एक देख लो, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, पॉजिटिव चार्ज इधर भागेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी ऐसा होगा। ये ईएमएफ कितना निकाला, ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2। कोई जरूरी नहीं कि रॉड एक एंड के अबाउट ही रोटेट करे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट भी रोटेट कर सकता है। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट रोटेट करे तो सिचुएशन कैसा होगा,
ये लेंथ L/2 है, जाहिर है ये भी L/2 होगा। अब जैसे मैंने वहां लिया था एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एक मैंने सेक्शन कट किया था, तो इसका स्पीड कितना बना था ओमेगा एक्स। तो जो मैंने डी लिखा था इसमें भी डी वही होगा, कैसे v b l, l की जगह dx। अब इंटीग्रेट करने में जो नेट ईएमएफ आएगा उसमें सिर्फ लिमिट चेंज होगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो यहां पर लिमिट कैसे होगा, देखो तो यहां पर लिमिट कैसा होगा, यहां से ले रहे हैं यहां तक का x, तो इधर का x पॉजिटिव इधर का x निगेटिव, तो x का लिमिट क्या हो जाएगा -L/2 से लेकर के +L/2 तक। तो सिर्फ लिमिट चेंज करने जा रहा है, तुम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं भी ले लो, सिर्फ लिमिट में चेंजिंग आने वाला, बाकी ये क्वांटिटी यही रहेगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ लिमिट -L/2 से +L/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये तो बाहर कर लिया, x की जगह L/2 तो कितना होगा L²/4 माइनस x की जगह -L/2, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो L²/4 ही आएगा। ये देखो जीरो कर देगा, इससे ईएमएफ का वैल्यू 0 आ जाएगा। आना भी चाहिए, इसको मैं दूसरे तरीके से तुम्हें दिखाता हूं, और कैसे तुम देख सकते हो। तो अब ये जनरल बात रहा कि जो नेट ईएमएफ होगा वो कैसे लिखेंगे, ओमेगा बी, और सिर्फ लिमिट का चेंजिंग, तो सिर्फ यहां तक तो कॉमन हो जाएगा, सिर्फ लिमिट का चेंजिंग ओमेगा बी, और 2 को मैं बाहर कर लूं तो 2x², और लिमिट इसका -L1 से लेकर के +L2 तक, जहां पर इसके अकॉर्डिंग डायग्राम कैसा मैं दिखाऊंगा, ये मेरा रॉड है, इसी के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये लेंथ L1, ये लेंथ L2, और मैंने कैसे लिया है, यहां से x डिस्टेंस पर dx सेक्शन कट किया है, ये तो सिर्फ लिमिट का फर्क है, यहां से x लिए थे तो लिमिट क्या हो जाएगा -L1 से लेकर के +L2 तक। तो किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करे, यही लिखेंगे। जनरल फार्मूला ये कैसे आया ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं ये प्रूफ करके दिखाता हूं बिना इंटीग्रेशन के कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट 0 कैसे हुआ। ये L/2, ये भी L/2। इसको ऐसे इमेजिन करो, इस पोर्शन को भी भूल जाओ, तो L/2 लेंथ का रॉड ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट करे, L लेंथ का रॉड रोटेट कर रहा था तो ओमेगा बी L²/2 था। जब लेंथ L/2 हो जाएगा तो L/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा L²/4, और 4 नीचे आएगा तो बन जाएगा L²/8। इस L/2 के कॉरस्पॉन्डिंग यही बनेगा ईएमएफ, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये, निगेटिव टर्मिनल ये, जो कि पहले किए थे। अगर मैग्नेटिक फील्ड में इनवर्ट लूँ तो
और वैसे ही इसके अबाउट इस हाफ लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग देखो तो एक एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो एक एंड के अबाउट रोटेट करने वाला ये हम कैसे लिखते थे, ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2, तो एल का जगह एल बाई 2, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा ये, और इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ। दोनों ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना सेम, और दोनों का पोलरिटी देखो तो दोनों का करंट का फ्लो एक दूसरे को अपोज कर रहा है। तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, एंड्स के अबाउट, एंड्स के अबाउट, इस एंड के अबाउट, अगर मैं इसे ए कहूं इसे बी कहूं, ईएमएफ अबाउट ए बी इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है। लेकिन अगर तुमसे पूछे कि ओबी के अबाउट ईएमएफ कितना, कितना, तो मैं कह सकता हूं ईएमएफ अबाउट ओबी इक्वल टू, या ईएमएफ अबाउट ओए इक्वल टू ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 8। तो ये अच्छे से बात आना चाहिए। तो किसी रॉड में अगर रॉड किसी एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उसका ईएमएफ कैसे लिखते हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा किसी डिस्क के लिए। किसी डिस्क के लिए सपोज ये कोई डिस्क है, ये कोई डिस्क है जिसका एंगुलर स्पीड एक्सिस के अबाउट ओमेगा है, या ऐसे भी ओमेगा दिखा सकते थे। ये मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के। इसके सेंटर ये कंडक्टिंग होना चाहिए, वहां जो रॉड भी था वो रॉड कंडक्टिंग होना चाहिए, ये नहीं कि नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो ये भी कंडक्टिंग डिस्क है। तो उसके सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच का ईएमएफ चाहते हैं हम लोग। तो याद करो अभी कैसे मैंने एक सेक्शन लिया था, रॉड था, तो अब मैं इसको कैसे समझूंगा। एक मैं रिंग कट करता हूं, रिंग कट करता हूं जिसका रेडियस x, थिकनेस dx। अब इसका हम v, क्योंकि हर एक पोजीशन का v अलग अलग है, तो मैंने क्या किया, h डिस्टेंस पर dx सेक्शन थिकनेस का एक मैंने सेक्शन कट किया। अब इन सारे सेक्शन का एक ही स्पीड मिलेगा, और वो कितना, v इक्वल टू ओमेगा x, इस सेक्शन का स्पीड। अब इस छोटे से सेक्शन में मैं, इस छोटे से सेक्शन का मान लो इतना मैं लेता हूं, क्योंकि इस ब्रेड्थ पर कोई, इस ब्रेड्थ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को इस ब्रेड्थ का या फर्क भी पड़ेगा, तो मैं इतना छोटा छोटा ले रहा हूं, बहुत सारे छोटे छोटा सेक्शन, ऐसा ऐसा ऐसा। तो देखो तो ये जो मैं छोटा सेक्शन लिया हूं, इसका ईएमएफ कैसे लिखूंगा, डीई, इसका मैं लिख रहा हूं वी, वी यानी कि ओमेगा, वी
बी और डी एक्स, लेंथ की जगह डी एक्स। इसका मैंने ईएमएफ लिखा। ऐसा ईएमएफ देखो तो पूरे, अच्छा इसका टर्मिनल पर देख लेता हूं। टर्मिनल कैसा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ये, पॉजिटिव टर्मिनल ये। तो ये कैसा दिखेगा अपने को, ये दिखेगा। ऐसा ईएमएफ का वैल्यू कितना, इतना, ओमेगा बी एक्स डी एक्स। ये ईएमएफ देखो तो पूरे सेक्शन में दिखेगा ये। तो ऐसा मैं बहुत सारा बनाता हूं। पूरे इसमें बना देता हूं सर्कल में। सबका नेगेटिव टर्मिनल इस साइड, सबका पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड, सारे ईएमएफ का मैग्नीट्यूड सेम। तो याद करो पैरेलल में ई इक्विवेलेंट कैसे लिखते थे, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, इस तरह से अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से हम लोग लिखते थे। अब यहां से देखो तो सभी का ईएमएफ भी सेम। अगर इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ रहा तो वो भी सबका सेम। तो E/R जितना भी बने, मान लो N ईएमएफ बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, NE/R, और ये ऐसा 1/R N टाइम्स नेट ईएमएफ इंडिविजुअल के बराबर। तो तुम्हारा जो इस पूरे सेक्शन का सर्कुलर पोर्शन का जो नेट ईएमएफ बनेगा वो एक इंडिविजुअल ईएमएफ के बराबर होगा। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि इस पूरे जो सर्कल का ईएमएफ होगा उसका ईएमएफ यही बनेगा। अब मुझे क्या करना, पूरे का निकालना है। तो क्या करूं मैं, सारे सर्कल का ईएमएफ को मैं जोड़ दूंगा, क्योंकि यहां वाला जो सर्कल लूंगा उसका ईएमएफ मुझे कैसा दिखेगा। इधर एक सर्कल लेता हूं, निगेटिव पॉजिटिव, देखो तो सब सीरीज में होगा। तो 0 से लेकर के इसका रेडियस मैं मान लेता हूं डिस्क का कैपिटल R। तो 0 से R रेडियस के लिए क्या होगा, इस ईएमएफ को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, क्योंकि सारे सीरीज में बनेंगे। तो सब सीरीज में होगा तो सबको सिंपली ऐड करेंगे। सिंपली ऐड करना मतलब एक को इंटीग्रेट करना। तो मैं इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा तो पूरे डिस्क का निकल जाएगा ईएमएफ। तो वही मैं करने जा रहा हूं। ई नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, डीई का इंटीग्रेशन ओमेगा बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स का लिमिट 0 से R, ओमेगा बी R²/2। ये तो हुआ मैग्नीट्यूड। और पोलैरिटी तुम्हें पता है, देखो तो सेंटर बनेगा पॉजिटिव और ये बनेगा निगेटिव। ये बात क्लियर हो गया। अब इसी क्वेश्चन से ये मैं पता चल गया अपने को। अब इसको आगे का क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर देते हैं। ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, सेंटर के अबाउट एक कंडक्टिंग वायर, सेंटर से के अबाउट एक वायर लेते हैं। एक वायर का एक एंड यहाँ कनेक्ट करते हैं और दूसरा एंड को सरकमफेरेंस पर, और उस वायर का रेसिस्टेंस मान लो कैपिटल R। तो बोलेगा उस वायर में करंट कितना। तो इस एंड और इस एंड के बीच का एक ईएमएफ मैं मान रहा हूं ये, और उसको मैं एक वायर से कनेक्ट कर दूंगा। तो वायर में करंट कितना, ईएमएफ अपॉन R, जिसको ऐसे करके कुछ दिखाया हुआ रहेगा। तो इसमें करंट कितना, ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस।
तो वायर में करंट कितना होगा, ओमेगा बी आर स्क्वायर बाई 2। अच्छा, रेसिस्टेंस कंफ्यूजन ना हो, यहाँ अगर आर है, ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रेसिस्टेंस को, तो मैं इसके अगर रेडियस को स्मॉल आर कर दूं तो यहाँ पर स्मॉल आर कर दूंगा मैं और रेसिस्टेंस को आर, तो ये बन जाएगा करंट। तो इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं एससी वर्मा में, तुम सॉल्व कर सकते हो। और तुम देखोगे कि ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन ही दिया हुआ है रोटेशनल मोशन से, रॉड के रोटेशनल मोशन से ईएमएफ फाइंड करना। तुम एससी वर्मा का फर्स्ट क्वेश्चन देखना ऑब्जेक्टिव का। तो अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एडी करंट। एडी करंट ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, हो सकता है कि तुमसे 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ ले, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर मैं इसको नोट करवाऊंगा। तो एडी करंट क्या है, सपोज ये कोई कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है जो इस पॉइंट के अबाउट हिंज है और ये इस तरह से रोटेट कर रहा है। अब मैं क्या करता हूं, एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, बस इतना में ही मैग्नेटिक फील्ड है, इतना ही रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। ये ऑसिलेट कर रहा है इस तरह से। अब मैं इस कंडक्टिंग प्लेट पर एक लूप मैं इमेजिन कर रहा हूं, ये लूप मैंने इमेजिन किया। अब ध्यान से देखो, जब ये रॉड इधर जाएगा, जब ये रॉड इधर जाएगा तो इस कंडक्टिंग लूप से फ्लक्स डिक्रीज करेगा, और अगर ये कंडक्टिंग प्लेट इधर जाएगा तो इस कंडक्टिंग लूप से फ्लक्स इंक्रीज करेगा। एक क्लोज्ड लूप इमेजिन किया मैंने, क्लोज्ड लूप। कुल मिलाकर ये कंडक्टिंग प्लेट इधर जाए या इधर जाए, इस इमेजिनरी जो भी इमेजिन किया है कंडक्टिंग लूप, इससे फ्लक्स चेंज कर रहा है, और इससे फ्लक्स चेंज होगा तो इस पाथ में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और ईएमएफ होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग करंट भी होगा, क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट है ना। तो इस क्लोज लूप के कॉरस्पॉन्डिंग इसके मूव करने से फ्लक्स चेंज होगा इस लूप में, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ होगा, और ईएमएफ के कॉरस्पॉन्डिंग इस लूप में करंट मिलेगा। ऐसा लूप, इनफाइनाइट लूप ले सकते हैं हम लोग। ये एक लूप ले ले, ये एक लूप ले ले, बहुत सारे लूप ले सकते हैं। ये लूप ले सकते हैं, कोई जरूरी कि यहीं पर लें, ये एक लूप ले सकते हैं, ये एक लूप ले सकते हैं, इनफाइनाइट लूप ले सकते हैं, जिससे फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज होगा, तो हर एक लूप में एक करंट प्रोड्यूस होगा। अब करंट प्रोड्यूस होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कंडक्टर है और कंडक्टर में करंट होगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा, I² RT।
और हीट प्रोड्यूस होगा तो एनर्जी लॉस होगा, और एनर्जी लॉस होगा तो वो एनर्जी आया कहां से? इसके पास देखो तो काइनेटिक एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी था, वही काइनेटिक एनर्जी, ये जो हीट प्रोड्यूस होगा वो कहां से आएगा? इसके काइनेटिक एनर्जी से। तो दिस हीट इज प्रोड्यूस्ड एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट। इसके काइनेटिक एनर्जी घटेगा क्योंकि एनर्जी कहां जा रहा है? हीट प्रोड्यूस में। तो धीरे धीरे ये कंडक्टिंग प्लेट स्लो हो जाएगा, जो फास्ट स्पीड कर रहा था धीरे धीरे ये स्लो हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग, डंपिंग नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अच्छा, ये सब जो करंट इन सब पाथ में बन रहा था, इसी करंट को बोलते हैं एडी करंट। तो जो भी पाथ इमेजिन किया हूं, उन सारे पाथ में जो करंट बनेगा उसे एडी करंट बोलते हैं। और एनर्जी लॉस होने के कारण ये कंडक्टिंग प्लेट स्लो हो जाता है, इसी फेनोमेनन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का यूज कहां करते हैं? मैग्नेटिक ब्रेक में, जहां पर अपने को मैग्नेटिक ब्रेक लगाना रहता है। कैसे यहां से फंक्शन हुआ कि ये स्लो हो गया, तो मैग्नेटिक ब्रेक में भी तो स्लो करना रहता है अपने को, ब्रेक लगाना मतलब स्लो करना। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज मैग्नेटिक ब्रेक में यूज करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बिल्कुल ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होगा मतलब इसका एनर्जी लॉस करेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो मैं ये कर सकता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग को कम कर सकता हूं। कम कैसे करूंगा? इसी कंडक्टिंग प्लेट में, जो भी ये कंडक्टिंग प्लेट है, मान लो मैं रेक्टेंगुलर दिखाता हूं कंडक्टिंग प्लेट। ये प्लेट को ऐसे समझो, तो इसमें बहुत सारे स्लॉट्स कट कर दो। देखो तो मैंने ये पोर्शन काट के निकाल लिया, ये पोर्शन काट के निकाल लिया, ये पोर्शन काट के निकाल लिया। अब जब ये मूव करेगा इसमें, तो जो इन सारे पाथ पर बन रहा था एडी करंट, अब देखो ये एडी करंट नहीं बनेगा क्योंकि यहां तो है ही नहीं ये कंडक्टर, सॉरी कंडक्टर यहां नहीं है, यहां कंडक्टर है ही नहीं, तो ये एडी करंट नहीं बनेगा। तो एडी करंट अब कहां बनेगा? इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, इसमें बनेगा। तो एडी करंट तो बनेगा लेकिन कम बनेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग को खत्म नहीं किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो इसी को मैं लिखता हूं, पूरे कॉन्सेप्ट को। Consider an oscillating metal plate, an oscillating metal plate enters in a region of magnetic field as shown in the figure। जो मैंने फिगर बनाया था वो फिगर रहने देना। कंसीडर ए लूप,
consider a loop on the surface of metal plate. On the surface of metal plate. As plate moves, the area bounded by the loop, as plate moves, the area bounded by the loop as plate moves, the magnetic flux, through area bounded by the loop changes. Hence, current induced in the loop there may be a variety of paths on the plate. Such current is called eddy current. आगे लिखेंगे because of eddy current, in the metal plate, thermal energy is produced. This energy comes at the cost of kinetic energy of conducting plate. Hence, plate slows down. This phenomenon is called electromagnetic damping. इसको रिड्यूस कैसे करते हैं? The electromagnetic damping
is reduced by cutting the slots on the metal plate. तो ये क्लियर हो गया, एडी करेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। हो सकता है तुम्हें 1 नंबर में या 2 नंबर में ये पूछ ले। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेल्फ इंडक्शन। नाम से ही पता चलता, सेल्फ खुद के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ, इंडक्शन इंड्यूस किया हुआ, खुद के कारण इंड्यूस किया हुआ ईएमएफ। मैं सिंपल सिचुएशन से एक्सप्लेन करता हूं। मान लो ये कंडक्टिंग लूप है, ये इनर पोर्शन, ये आउटर पोर्शन। देखो तो इसमें करंट है, तो ये करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग इससे मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ये करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग इस एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जो कि कांस्टेंट होगा। अगर मैं इस करंट को चेंज करूं, बढ़ाऊं या घटाऊं, करंट को चेंज करूंगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो इस एरिया से फ्लक्स चेंज करेगा। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं कि इस लूप से जो फ्लक्स बन रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रहा है? करंट पर। तो मैं कह सकता हूं, डायरेक्टली तो दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड करंट पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स करंट पर डिपेंड कर रहा है। तो ये मैं करंट चेंज करूं तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। देख लो, क्योंकि करंट पर डिपेंड कर रहा है। कुछ मैं कांस्टेंट लगा देता हूं, एल आई। मैं बाद में आगे बताऊंगा कि एल क्या है। फ्लक्स डिपेंड कर रहा है करंट पर, करंट को चेंज करूंगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस हो रहा? खुद के करंट चेंज करने के कारण इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। खुद ही करंट चेंज कर रहा है और उसी रीजन से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। खुद के करंट चेंजिंग के कारण जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इसी फिनोमिनन को बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ, खुद के करंट के कारण ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए नाम है सेल्फ इंडक्शन। तो खुद के करंट को चेंज होने के कारण जो लूप में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इसी फेनोमेनन को बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्शन। तो इससे फ्लक्स इसके करंट पर डिपेंड कर रहा है। कुछ मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, इस फिनोमेनन को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो ये क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब यहां से मैं आगे बढ़ाऊं तो दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूं। डी फाई बाई डी टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। और ईएमएफ तुम्हारा क्या होता है? माइनस एल डी आई बाई डी टी। सॉरी, ईएमएफ क्या होता है? डी फाई बाई डी टी विद माइनस साइन। जनरल फार्मूला ये है ईएमएफ का। तो ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे
तो फाइनली E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। यही ईएमएफ प्रोड्यूस होता है इस कॉइल में। तो मैं इसको सारे प्रोसेस को सेल्फ इंडक्शन क्या है और सेल्फ इंडक्टेंस क्या है सभी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेल्फ इंडक्शन the phenomenon of EMF induced in a conducting लूप भी बोल सकते हैं, कॉइल भी बोल सकते हैं। the phenomenon of EMF induced in a conducting coil or loop due to change in its current is called self induction। self induction ये बात क्लियर हो गया। तो मान लो यही मेरा कंडक्टिंग लूप है, इसको लिख लेना कंडक्टिंग लूप। इसमें करंट आई है, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसमें जो फ्लक्स होगा ये करंट फील्ड प्रोड्यूस करेगा और फील्ड का कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स होगा। तो इससे जो फ्लक्स होगा वो इसके करंट पर डिपेंड करेगा। तो मैं ये लूप के साथ करंट आई लिख रहा हूं, तो लूप के थ्रू इस कंडक्टिंग लूप से फ्लक्स फाई है। मैं फिर से इसको फ्रेश कर देता हूं। तो मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कंडक्टिंग लूप is phi proportional to current। अब मैं करंट को चेंज कर, अच्छा इसको कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देता हूं। तो फाई इक्वल टू एल आई, जहां एल को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। नाम में बहुत क्लोजनेस है इसलिए ध्यान रखना। सेल्फ इंडक्टेंस है और प्रोसेस सेल्फ इंडक्शन है। प्रोसेस को सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं और कांस्टेंट को सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसमें ईएमएफ कैसे होगा, तो देखो, तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो आगे बढ़ा रहा हूं, दोनों तरफ मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो L तो कांस्टेंट था डी आई बाई डी टी, और ईएमएफ जानते हैं हम लोग माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। तो ये वैल्यू रखूंगा ये। तो किसी कंडक्टिंग कॉइल में लूप या कॉइल हो, उसमें अगर करंट चेंज हो तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसका वैल्यू मैं ये लिखूंगा जहां एल कांस्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब पहले इसके यूनिट और डायमेंशन में बात करता हूं। तो इसका यूनिट और डायमेंशन यहां से बात नहीं करता, मैं यहां से बात करता हूं। फाई इक्वल टू एल आई, यहां से भी कर सकते हैं, यहां इजिली एक्सप्लेन हो रहा है। तो यूनिट कैसे देखेंगे, ये देखो, तो
इसका यूनिट तुम्हें पता है, मैंने बताया था टेस्ला मीटर स्क्वायर, जिसको मैंने बोला था वेबर, वेबर पर एम्पियर एल का। तो एसआई यूनिट क्या होगा इसका, एसआई यूनिट वेबर पर एम्पियर, जिसका स्पेशल नेम है, इसका एक स्पेशल नेम है हेनरी, जिसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन पर बात, यूनिट पर बात कर लिया। अब डायमेंशन भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। डायमेंशन लिखने में तो कभी प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। ये तो समझो 11th का फर्स्ट चैप्टर है। तो डायमेंशन सिर्फ अपने को फार्मूला पता होना चाहिए। तो यहां से एल का डायमेंशन कैसे लिखेंगे, फाई का डायमेंशन, आई का डायमेंशन। फाई का डायमेंशन नहीं पता, लेकिन फार्मूला पता है कि बी इंटू एस एरिया होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फील्ड का तो लिखने हम लोग जानते हैं, किससे रिलेट करूं, एफ इक्वल टू आई एल बी से रिलेट कर लो, या एफ इक्वल टू क्यू वी बी से रिलेट कर लो, जिससे तुम्हारी मर्जी। मैं इससे कर लेता हूं, आई एल यहां पर मैं रख देता हूं, बी के जगह फोर्स का डायमेंशन, एरिया का डायमेंशन, नीचे करेंट और करेंट का स्क्वायर का डायमेंशन, और एक लेंथ का डायमेंशन। हाँ, तो क्या करेंगे, फोर्स का एम एल टी माइनस 2, एरिया का एल स्क्वायर, करेंट का ए स्क्वायर या आई स्क्वायर रहने दो, एल का एल, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 2। तो इस तरह से सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम लोग करेंगे सोलेनॉइड। मैंने सिखाया था, तो सोलेनॉइड भी एक कॉइल है। तो सोलेनॉइड का हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस एल फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक एल का वैल्यू हम लोगों ने नहीं सीखा है कि एल का क्या फार्मूला होता है, या एल का कैसे वैरी करता है। एल कांस्टेंट है तो किस पर डिपेंड कर रहा है, जितना मैंने एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। जब मैं सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालूंगा तो उससे पता चल जाएगा तुम्हें, देख करके फार्मूला ही, कि किस पर डिपेंड करता है। हालांकि मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। तो पहले मैं सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकाल कर दिखाता हूं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। मान लो ये सोलेनॉइड है जिसका रेडियस आर, करेंट आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एल, सोलेनॉइड का लेंथ एल। क्लियर है। अब इस करंट के कारण देखो तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अंदर, तो हर एक लूप से मैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिख सकता हूं। तो मैं एक टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स लिखता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड इक्वल टू कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड याद करो, म्यू नॉट एन आई होता है।
मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया एक टर्न से। मैं पूरे एल लेंथ, सोलेनॉइड का अगर लेंथ एल है तो पूरे सोलेनॉइड से, सोलेनॉइड में जितना टर्न्स बन रहा होगा एल लेंथ में, सभी से मैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना चाहता हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, तो ये कितना हो जाएगा, एक टर्न से इतना, कितना टर्न तुम्हारे पास है, यूनिट लेंथ में n टर्न्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, मतलब यूनिट लेंथ में n टर्न्स, l लेंथ में nl टर्न, एक टर्न से इतना मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इतना टर्न से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, फाई टोटल, ऊपर लिख देता हूं, यहीं पर लिख देता हूं, यहां पर शायद ना लिखे, फाई टोटल इक्वल टू एन एल म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर। तो फाई टोटल कितना बन जाएगा, इसको अरेंज करूंगा तो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर आई, इसी को मैंने अरेंज कर दिया, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर आई। सही, ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब देखो तो इसको कंपेयर करो, अभी सिखाया था फाई इक्वल टू एल आई, फाई आई एल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। देख लो सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैसा है, उसका रेडियस कितना है, उसका लेंथ कितना है, उसके अंदर का मीडियम क्या है। अगर कुछ मीडियम रख देंगे तो म्यू लिखेंगे, और याद करो म्यू को कैसे लिख रहा था, म्यू नॉट 1 प्लस काई। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो क्या क्या पर डिपेंड कर रहा है, मीडियम पर, शेप एंड साइज, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैसा है, रेडियस कितना है, लेंथ कितना है, मीडियम, शेप एंड साइज। तो यहां से ये क्लियर हो गया, तुम्हें पता चल गया कि एल किस पर डिपेंड करता है, करंट पर डिपेंड नहीं करता, किसमें करंट कैसा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज एंड मीडियम, मीडियम जिसमें ये सोलेनॉइड रखा हुआ है। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड शेप एंड साइज और मीडियम पर डिपेंड करता है। यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमसे पूछ देगा, किसी सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डबल कर दिया गया, रेडियस को हाफ कर दिया गया और लेंथ को कोई चेंजिंग नहीं किया, तो सेल्फ इंडक्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा। इस तरह से तुम्हें एन में भी चेंजिंग कर सकता है, रेडियस में भी चेंजिंग कर सकता है, लेंथ में भी चेंजिंग करके तुमसे सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस पूछ सकता है कि कैसे वैरी कर रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से भी फ्रेम होते हैं। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन इससे करवाता हूं डिस्कस।
कंडक्टिंग कॉइल या सोलेनॉइड जो भी ले लो, लूप या कॉइल, उसमें ईएमएफ कैसे लिखा था मैं, LdI/dt। ये इंस्टैंटेनियस ईएमएफ है, ये तो क्लियर बात है। अगर मुझे एवरेज पूछ दे तो मैं कैसे लिखूंगा, मैग्नीट्यूड वाइज, ऐसे तो ये लिखते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज अपने को लिखना हो तो यही लिखेंगे। तो ई एवरेज कितना होगा, L डेल्टा I/ΔT। मैग्नीट्यूड वाइज ऐसे लिखेंगे हम लोग, या फिर ऐसे भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने को तो फाइनली मैग्नीट्यूड ही लिखना है। तो एवरेज ऐसे लिखेंगे, इंस्टैंटेनियस ऐसे लिखेंगे। अब इससे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, जहां पर ये कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है एससी वर्मा में, वहीं पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि किसी कॉइल से ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना हुआ है, 0.2 वोल्ट। किसी भी कॉइल से, जो भी कॉइल हो, उससे ईएमएफ इंड्यूस्ड इतना हुआ है। कब ऐसा हुआ है, जब करंट को 5 एम्पियर करंट है, उसको एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में करंट को कर दिया गया। करंट को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में कर दिया गया, तो जाहिर है फ्लक्स चेंज करेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड इधर रहा होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव था, वो मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट हो गया है। एरिया का डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा। तो करंट का डायरेक्शन चेंज करने से ही इतना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, और इस करंट को चेंज करने में टाइम जो लगा है, वो लगा 0.2 सेकंड। तो बताओ कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। जाहिर है टाइम इंटरवल का बात कर रहे हैं, तो एवरेज का ही बात कर रहे हैं। इंस्टैंटेनियस तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर लिखते हैं। तो ये कितना, 0.2। एल अपने को फाइंड करना है, चेंज इन करेंट अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना, और करेंट का चेंज कितना। अगर इधर के करंट को पॉजिटिव कहेंगे तो इसको नेगेटिव कहेंगे, इसको पॉजिटिव कहेंगे तो इसको नेगेटिव कहेंगे, तो चेंज डबल हो जाएगा। करंट का चेंज कितना, 10 एम्पियर। अब देख लो एल का वैल्यू, सब कुछ एसआई में रखे हैं, सब कुछ एसआई में रखे हैं, तो अपने को सोचना नहीं है, इसका एसआई यूनिट लिखना पड़ेगा। और एसआई यूनिट हेनरी लिखते हैं, ये सिखा चुका हूं। तो कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 0.2, 0.04 अपॉन 10। इसका वैल्यू लिखेंगे तो 0.004, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं हेनरी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ हेनरी। ये है सेल्फ इंडक्टेंस, इसको मिली भी बोल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 मिली हेनरी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे।